हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम घटना चक्र बुक के द्वारा 2026 के लिए 2026 की यूपी ट्रिपल एससी पेट को टारगेट में लेते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें देखने वाले हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं, सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य वंश सम्राट अशोक, इन सभी टॉपिक को आज मैं करवाने वाली हूँ। टोटल 5 टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कल वाले टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इससे संबंधित मतलब कि 2025, 2023 और अभी 2026 में जो होने वाले हैं उसी के लिए हम पेट का ये आपको टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और हाँ, ये सिलेबस वाइज भी इसमें दिया गया, सीरियल सिलेबस में आप देखेंगे सबसे पहले भारतीय इतिहास दिया है और टॉपिक भी सेम यही दिया हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चैनल पे नए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सबसे पहला हमारे यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, देखिए भारतीय इतिहास यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। और सबसे पहले मैं टॉपिक बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यह है कि दक्षिणी एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो आप ध्यान देंगे कि दक्षिणी एशिया में सबसे पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही थी, आपको ये ध्यान रखना है। और हाँ देखिए इसमें और आगे कहा गया है कि सभ्यता के प्रमुख बड़े शहर कौन कौन से थे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा और गढ़वेरीवाला थे, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता ध्यान रखिएगा कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट कर देंगे इसमें। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि शब्द का अर्थ क्या है। तो माउंट ऑफ द डेड है, इसका अर्थ क्या होता है। तो मृतकों का टीला होता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ इसमें पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक जो नगर है, इसकी खुदाई किसके द्वारा और कब की गई थी। तो इसकी खुदाई ध्यान रखिएगा राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खुदाई की गई थी। और ये ध्यान रखिएगा पूछा था कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो अब टिक मारिएगा कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कि जो बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, ये वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप बताएंगे हरियाणा राज्य में बनावली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आगे बनता है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो सी करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा का बंदरगाह लोथल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे इसमें। देखिए इसमें आगे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज SR राव के द्वारा की गई थी, इसमें से सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये लोथल भोगवा नदी के समीप पे स्थित है और उसकी खोज 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या पूछा जाता है। आगे पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। यानी पूरा अच्छे से हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और ये खुदाई कब की गई थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 1872 से लेकर के 73 के बीच में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न क्या पूछा जाता है। इसमें अगला पूछा जाता है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित। देखिए इसमें से धौलावीरा जो है 3 भागों में ये विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं थी। तो लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं था। ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। और मैंने बताया कि उन्हें कांस्य का ज्ञात था, ऊपर ही मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हाँ सभी के सभी हमारे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी पेज 6 दिसंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये हमारा सत्य है, यानी कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। तो ये मोहनजोदड़ो पर खोजी गई थी, यानी कि मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई एक लड़की की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने का तकनीक सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया था। तो इसका
ध्यान रखिएगा मोम लोपी ढलाई में यानी कि कास्टिंग में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो पुजारी और राजाओं की मूर्ति ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़ों की अस्थियां के अवशेष कहाँ मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अस्थियों का अवशेष हमें सूरकोटदा में मिले थे। आपको ये ध्यान रखना है। और सूरकोटदा कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम वैदिक संस्कृति से देखने वाले हैं कि वैदिक संस्कृति के द्वारा यूपी ट्रिपल पेट में कौन कौन से प्रश्नों को उठाए गए यानी कि पूछे गए। तो सबसे पहले पूछा गया है कि वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है उसे क्या कहते हैं? तो वेदों के गद्य कृति को ध्यान रखिएगा हम यजुर्वेद कहते हैं। और आपको बताते चले कि जो ये यजुर्वेद होते हैं इसमें किसके बारे में बात कही होती है? देखिए यजुर्वेदों में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्र, आहुति वाक्य और कर्मकांडीय निर्देशों का हमें ज्ञात होता है यानी पता चलता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है प्राचीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ध्यान रखना है सबसे पुराना यानी प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि इसके सूक्तों की संख्या यानी कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 होती है। इसमें मंत्रों की संख्या पूछेगा तो 10,552 होती है। और इसमें ध्यान रखिएगा कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो टोटल 10 मंडल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने भजनों का संग्रह है? तो आप बताएंगे 1028 ऋग्वेद में टोटल भजनों की संख्या है। ऋग्वेद को हम सूक्त भी कहते हैं। ऋग्वेद के सूक्त को ही भजन कहते हैं। या तो आप भजन कहिए या तो सूक्त कहिए, दोनों बात एक ही है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे कि जो उपनिषद शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना यानी कि किसी के नजदीक बैठना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला हमारा इसमें क्वेश्चन यह है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में इसे पाया जाता है? ध्यान रखिएगा इसे ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला है कि छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो छांदोग्य जो उपनिषद होता है ये स्पष्ट करता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ जीवन को या फिर आश्रम को। ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ध्यान रखिएगा योग वेद हमारा उपवेद के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शस्त्र शास्त्र, धनुर्वेद और आयुर्वेद ये सभी हमारे उपवेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो आपको पता होगा कि जो वैदिक देवता हैं इंद्र ये वर्षा के देवता माने जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें तुलसी को शामिल नहीं किया जाता है। बाकी सभी गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय से संबंधित सभी को सम्मिलित किया जाता है पंचगव्य में। आपको ये ध्यान रखना है। और पंचगव्य में कौन कौन से पदार्थ आते हैं मैं भी बता देती हूँ। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर ये सभी हमारे पंचगव्य के अंतर्गत आते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ? तो आप बताएंगे कि जो महाजनी प्रथा है इसका सबसे पहले उल्लेख हमें किस ग्रंथों में देखने को मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद में जो हम गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत ये समृद्ध देवता को समर्पित है यानी कि सूर्य देवता को यानी कि सूरज देवता को ये समर्पित है। और ध्यान रखिएगा जिसे विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इसमें देखिए क्वेश्चन है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि रामायण में जो मांडवी थी ये भरत की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? तो आप बताएंगे कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है ये टोटल 18 दिनों तक लगातार लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित शुरू हो रहा है। गौतम बुद्ध और जीवनी एवं शिक्षाएं। तो देखिए सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा है बौद्ध धर्म से कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो आपको बताना होगा कि निरंजना नदी पर कौन सा पवित्र स्थल संबंधित है। तो बोध गया हमारा ये निरंजना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आइए अगला हमारा, और हाँ आपको हम बताते चले कि वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया स्थित महाबोधि
मंदिर परिषद को विश्व विरासत स्थल में से घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को तो उन्हें ध्यान रखिएगा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, आप ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी बोध गया में, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ, तो जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, तो ध्यान रखिएगा ये आंसर में यहाँ पे स्टार क्यों दिया गया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इस क्वेश्चन में गलती ये किया गया कि इसमें ऑप्शन शायद गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, यानी कि दुख से मुक्ति आप पा सकते हैं, ये किस उपदेश में महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि सारनाथ में बुद्ध के द्वारा ये उपदेश दिया गया कि दुख से मृत्यु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था, जिसे पुराने समय में ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत का आधारशिला कहाँ रखी थी, उन्होंने ध्यान रखिएगा सारनाथ में, मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया गया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया था कहाँ, तो ध्यान रखिएगा सारनाथ में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना इन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कब दिया था और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की, तो ध्यान रखिएगा एक करेक्ट करिएगा। परिनिर्वाण यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 80 वर्ष की उम्र में। ध्यान रखिएगा उनकी मृत्यु तो नहीं कही जाती, उन्होंने अपने प्राण खुद से त्यागे थे, जैसा कि मतलब कि बताया गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखिएगा महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। ओके, तो चलिए देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हुए हैं कि महात्मा बुद्ध को मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में लगभग 483 में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, 483 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बोध गया यानी कि उर्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों का मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर में। देखिए अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है 3 टोकरी यानी कि संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। ध्यान रखिएगा त्रिपिटक के सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म यानी बुद्ध भगवान के द्वारा दी गई पारंपरिक शिक्षाओं का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, यानी कि सी इसमें से नहीं है। बाकी सभी अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये सभी त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा राजगीर में सबसे पहले बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजन की गई थी, तो आप बताएंगे कि चौथी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट
ये है कि ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला जो ध्यान रखिएगा, पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो पहला ध्यान रखिएगा बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। उस समय पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो महाकश्यप को बनाया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में थी। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। और एक कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे उसमें? तो सबकामी थे। आपको ध्यान रखना है। तीसरा बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में हुआ था बौद्ध संगति, अशोक के शासनकाल में। और स्थान पूछेगा तो पाटलिपुत्र में। और ध्यान रखिएगा अध्यक्ष पूछेगा, तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिष्य थे। आपको ये ध्यान रखना है। अंतिम और चौथा बौद्ध संगति इसमें पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर? तो क से कनिष्क, क से कुंडल बना बताएंगे। और ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, चलिए अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा है कि नागार्जुन कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ध्यान रखिएगा जीवक नाम था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, भारत में स्थित शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है वाराणसी को, यानी कि बनारस को। और ये प्रसिद्ध है हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। और बुद्ध काल में वाराणसी काशी महाजनपद की क्या थी? और राजधानी हुआ करती थी। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और जैन जीवन की शिक्षाओं से संबंधित भी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो आप बताएंगे कि सबसे पहले जैन तीर्थकर ऋषभ थे। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट रहेगा। जैसा कि इसमें पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो आप बताएंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। आपको ये ध्यान रखना है। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपको ये ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि 24वें जैन तीर्थकर में से अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो सी करेक्ट हो जाएगा, महावीर थे। आपको पता होगा 24 में से लास्ट 8 थे, 24वें महावीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको पता होगा जीविका ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ध्यान रखिएगा ये ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था इन्हें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। ओके, यानी कि विजय को प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात कैवल्य यानी कि पूरे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन यानी कि अहरत योग्य विजेता और निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? तो वे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च ध्येय है केवल, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत होता है अहिंसा की राह पर चलना। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप से प्रसारित रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ये उपलब्ध है? तो आप ध्यान रखिएगा ये बल्लभी यानी कि गुजरात में ये उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पे हम मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? ध्यान रखिएगा मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और वो किस देश का था? तो आपको ध्यान रखना है वो ग्रीस देश का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त के दरबार में आया था वो कौन था? तो आप बताएंगे मेगस्थनीज ही था और ये ग्रीस का निवासी था, मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो वही सेम होगा आंसर, इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विशाख दत्त द्वारा लिखी मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसे संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ध्यान रखिएगा इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का एक नाटक है, इसे हिंदी में अनुवादित किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, आपको ये ध्यान में रखना है। और इस नाटक में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन कहा गया है। आपको ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या है? तो अब बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ध्यान रखिएगा, बिंदुसार की रुचि आजीवक में थी। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? यानी कि किस शिलालेख में ये कहा गया है कि उन्होंने कलिंग पर विजय की प्राप्ति की? ध्यान रखिएगा, 13वें शिलालेख में ये बात कही गई है कलिंग के बारे में और कलिंग के विजय के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखिए इसमें दिया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखना है। और शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया और बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया इन्होंने, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी ध्यान रखिएगा तोसली थी। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था उस समय? तो इंद्रप्रस्थ नहीं था, बाकी उज्जैनी, सुस्वर्णगिरी, तक्षशिला ये सभी तीनों थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शाहबाजगढ़ी में नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां। अशोक के सभी शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें 13वें में किसके बारे में बात कही गई? तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है और इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। धम्म विजय यानी कि बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए सबसे बड़ा विजय बताया गया, यानी कि इसमें अशोक के द्वारा तुलना की गई है कि कलिंग का विजय बड़ा न होकर के वो भगवान बुद्ध के राह पर चला, उसे बड़ा बताया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ होता है। और ध्यान रखिएगा, जिसमें अशोक द्वारा धर्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए और एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभ का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय चिन्ह में जो लगा हुआ है उसी की ये बात कह रहा है दोस्तों। ठीक है, जो सारनाथ से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं और अपोजिट साइड यानी कि चारों दिशाओं में मुख करके वो बैठे हुए हैं स्तंभ पे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ सिर्फ एक स्तंभ पर है, किस पर? तो ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट है, आप सारनाथ अगर म्यूजियम गए होंगे तो आप वहां पे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है और सिंह चतुर्मुख स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया। चक्र को भारतीय जो तिरंगा है उसके मध्य में रखा गया, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला है कि मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप किस पर निर्भर थी? तो ये मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था पे निर्भर थे। अगला क्वेश्चन है कि देवनाम प्रिया नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो आपको पता होगा कि सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसे देवनाम प्रिया या प्रियदर्शी कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि तो चलिए अगला हमारा टॉपिक यहाँ से गुप्त वंश और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में शुरू हो रहा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।